वेलकम बैक। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन और इस सीरीज का आज 5वां लेक्चर है, राइट। सो एक देखो, ये स्लाइड जो है ये इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कि जब आप पेट स्कैन एक्वायर करते हो, राइट, तो जब पेट एक्वायर करते हो तो उसमें बेड पोजीशन डिफाइन करते हो ना आप लोग। तो उसमें ओवरलैपिंग बेड बनाते हो, ओवरलैपिंग पोजीशंस करते हो ना, करते हो नहीं करते हो? किसी कभी किया पोजीशंस पेट का ओवरलैपिंग करते हो? नहीं पता? अच्छा, ओके, फाइन। तो कोई बात नहीं, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर तो समझना पड़ेगा आपको। देखो, आपका ऐसा करके ये जो है आपकी पेट की गैंट्री होती है, होता है ना। इसके अंदर जब ये पेशेंट जाते हैं तो ये एरिया ना एक पूरा का पूरा तो एक्वायर हो नहीं पाता। एक्वायर होता है? नहीं होता। कभी आप लोगों में से किसी की भी पोस्टिंग पेट में हुई है? किसी ने भी पेट स्कैन किया है? जब कंसोल पे बैठते हो, राइट, तो टोपो ऐसे एक्वायर करते हो आप लोग। जब टोपो एक्वायर कर लेते हो तो टोपो जो आ जाता है, उस टोपो के बाद आपको सीटी जिस पार्ट का लेना होता है वो पार्ट डिफाइन करते हो पहले। उसके बाद आप पेट पोजीशंस देते हो ना, तो पेट का पोजीशन जो है किस चीज पे डिफाइन करते हो? टोपो पे ही करते हो, राइट। तो ये टोपो है, और ये इसका बेड पोजीशन है, ये देख रहे हो। इसमें ना 8 बेड पोजीशंस बनाए गए हैं। देखो, एक पोजीशंस ये देख रहे हो, ये एक है, ये वाला एक बेड पोजीशन है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। एक देख रहे हो। उसके बाद एक दूसरा बेड पोजीशन है, राइट। ऐसे करके कितना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके बेड पोजीशंस बनाए गए। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाले में ये क्या किया है, ये देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये दो ओवरलैपिंग बेड पोजीशंस लेते हैं वहां पे। क्यों लेते हैं ये समझना है, ओके। यदि मान लो कि कोई भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इन 3D मोड में, 3D मोड ईच डिटेक्टर may be allowed to have coincidence with all opposing detectors in all rings। इसको कंसेप्ट कर पा रहे हो? डिटेक्टर में क्या होता है, डिटेक्टर तो रिंग में है, ईच रिंग में डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, एक एक एलिमेंट्स है, और ऐसे कई रिंग्स जो है मिलकर के पूरा का पूरा डिटेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो बोल रहे हैं कि ईच डिटेक्टर, एक एक क्रिस्टल जो है वो 3D मोड में जब एक्विजिशंस करते हैं तो वो इस रिंग पे जितने हैं उनके साथ तो कोइंसिडेंस बनाता ही है, लेकिन सारे डिटेक्टर जो एलॉन्ग होते हैं सबके साथ कोइंसिडेंस बनाते हैं। आप समझ पा रहे हो? देखो, it is like this, in 3D mode each detector may be allowed to have coincidence with all opposing detectors in all rings। आपको समझ, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप लोग? जैसे मान लो कि एक ऐसे करके रिंग होगा ना, एक रिंग बना, राइट, एक वैसे ही ओवरलैपिंग एक दूसरा रिंग होगा, आप ऐसे करके बना लेते हैं, एक दूसरा ही रिंग होगा, राइट, एक तीसरा रिंग होगा, एक चौथा रिंग होगा, ऐसे करके रिंग बनेंगे ना। इसका एक ही व्यू दिखा रहे हैं, समझ गए? तो ये एक डिटेक्टर यदि मान लो कि यहाँ पे है, ये इस रिंग पे जितने अपोजिट इसके सामने है डिटेक्टर, सबके साथ कोइंसिडेंस बना रहा है। इट कैन मेक कोइंसिडेंस विथ दिस डिटेक्टर ऑल्सो। दिस रिंग, इस रिंग पे जितने डिटेक्टर है उसके साथ भी बनाएगा,
इस रिंग पे भी जितने डिटेक्टर है सबके साथ कोइंसिडेंस बन सकता है। अगेन इस रिंग के साथ अलग पे जो डिटेक्टर जो है, इस रिंग पे जितने डिटेक्टर्स हैं वो सबके साथ क्या करता है, कोइंसिडेंस बनाता है। आप समझ गए? उसी तरह से ये लास्ट वाला यहां पे जो डिटेक्टर होगा, जहां पे, वो भी इस रिंग पे जितने डिटेक्टर होंगे सबके साथ कोइंसिडेंस बनाएगा। अलोंग विद दैट ये अदर वाले पे भी जितने होंगे सब पे के साथ बनाएगा। सबके साथ बनाएगा ये, करेक्ट? ऐसा करके बनाएगा। समझ में आ रहा बात? हाँ? अब इसके जो बिल्कुल बीच में जो होगा जो डिटेक्टर रिंग, वो भी सबके साथ वैसे ही करके बनाएगा। अपने रिंग पे तो बनाएगा ही, इधर की तरफ भी बनाएगा। समझ गए? राइट। तो यदि आप ये बोल रहा है कि यदि उसका काउंट की सेंसिटिविटी देखी जाए, यदि अलोंग दिस लाइन, ये बेड पोजीशन है ना, अलोंग दिस लाइन देखो तो बिल्कुल सेंटर में जो बॉडी का पार्ट होगा वहां से सबसे ज्यादा काउंट आता है। आप समझ गए? ये देख रहे हो, यदि अलोंग, इसके अलोंग में ये वाला फिगर यदि बनता है, काउंट का प्रोफाइल है, तो सेंटर में जो स्लाइड जो बनेगा, ये स्लाइड जो बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो वहां से सबसे ज्यादा काउंट आएगा। और जैसे जैसे अलग अलग रिंग पे चलते जाओगे इधर की तरफ, तो ये काउंट जो है वो घटते जाता है। उसी तरह से इधर की तरफ चलोगे तभी भी काउंट घटते जाता है। क्यों ऐसा होएगा? क्योंकि देखो यहां से जो रिंग बन, यदि मान लो कि यहाँ का क्रिस्टल जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने वाले रिंग पे सबके साथ कोइंसिडेंस कर रहा है, बाकी उसके अलावा बाकी सबके साथ कर रहा है, दूर के साथ। समझिए? राइट। सेम सिचुएशन इसका इधर वाले का भी, लास्ट वाले भी रो का है, लेकिन जो सेंटर वाला जो है वो उसमें क्या कर रहा है, वो इधर वाले के भी सबके साथ बना रहा है, अपने लेफ्ट वाले के साथ भी सबके साथ कोइंसिडेंस बना रहा है, और राइट वाले के साथ भी सबके साथ कोइंसिडेंस बना रहा है ना। इसमें कोइंसिडेंस जो बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहां वाले पे देखोगे तो लेफ्ट साइड से तो कोइंसिडेंस मिल ही नहीं रहा है इसको, जो मिल रहा है वो इधर का तो मिल रहा है। आप समझ रहे? तो इधर की तरफ से काउंट जनरली कम है, जैसे जैसे आप अंदर चलते जाओगे तो एक एक्स्ट्रा इसको रिंग मिलता जाएगा, तो इसलिए काउंट जो है ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसका प्रोफाइल जो आता है काउंट्स का, जब जब देखोगे तो पिरामिडल शेप आता है। जब कब आएगा पिरामिडल शेप? जब जितने रिंग होंगे सारा का सारा रिंग यूज कर लोगे तो। अब जैसे मान लो कि 15 रिंग का आपका डिटेक्टर है, एंड ऑल 15 रिंग आप यूज करोगे। समझ गए? यू गॉट इट? तो कोई भी पॉइंट सोर्स भी रखोगे सेंटर पे तो ऐसा ही प्रोफाइल आएगा काउंट्स का। सेंटर वाले में सबसे ज्यादा आएगा और पेरिफेरल पे चलते जाओगे तो कम होता जाएगा। समझ गए? लेकिन यदि मान लो कि 15 के बजाय आप 11 ही लो, 2 इधर से भी छोड़ दो, उसको मत करो, 2 वाले का आप इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, टोटल 15 थे ना, तो 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, तो 11 बच गए। अब 11 का यदि प्रोफाइल लेकर के देखोगे तो ऐसा आता है प्रोफाइल। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहता है, धीरे धीरे जो कम हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन ये एरिया जो है फ्लैट हो जाता है, लगभग सेम काउंट आता है। अब समझ में आया बात? गॉट इट? राइट। अब देखो ये क्या करते हैं, यदि फ्लैट आएगा तो इतने दूर में यदि पेशेंट होगा तो इतने दूर में वो लगभग इक्वल काउंट ही आएंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम वाली बात खत्म हो गई। समझ गए? अब बची बात इसकी, ये वाला जो कम वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, इधर की तरफ जो काउंट्स कम होते जा रहे हैं, इधर की तरफ भी काउंट्स कम होते जा रहे हैं। राइट। तो मान लो कि पेशेंट को आपने स्कैनिंग किया, फर्स्ट बार इधर लिया, समझ गए? अब ये वाला एग्जिट पार्ट में, चाहे एंट्री पार्ट कोई भी एक ले लो, राइट, एक एरिया में मान लो कि कम काउंट आएगा। आपको समझ में आ रहा बात? ये आपने ऐसे यदि मान लो कि स्कैनिंग करते तो ये फ्लैट आता ना, तो हर पॉइंट से इक्वल सेंसिटिविटी आती काउंट्स की।
दैट्स व्हाट वी वांट, यही चाहिए। नहीं तो ये वाला सिस्टम यदि हम रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, सेंटर पे ज्यादा काउंट आएगा और इधर की तरफ ड्रास्टिकली ये जाकर के डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक इस कॉन्फ़िगरेशन में हम जो पहले वाले भी 2 छोड़ दे रहे हैं डिटेक्टर, इधर वाले भी 2 रिंग छोड़ करके कर रहे हैं, जब डाटा जब एक्वायर कर रहे हैं तो बीच के 11 से डाटा एक्वायर कर रहे हैं, तभी भी मेरा प्रोफाइल कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब ये कम वाला जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला यहाँ के बाद का, ये देख रहे हो, ये इन डिटेक्टर्स से जो कम जो आ रहा है, इनको करने के लिए ओवरलैपिंग बेड पोजीशंस ले लेते हैं। समझ गए कि ये पहले वाले में भी इतना एक्वायर हुआ था और दूसरे वाले में एक्वायर करेंगे तो कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ताकि वहां भी यूनिफॉर्म हमें मिलता जाए, इसीलिए ओवरलैपिंग लेते हैं। समझ गए? हाँ, अब देखो, अब इसको पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन 3D मोड ईच डिटेक्टर मे बी अलाउड टू हैव कोइंसिडेंस विथ ऑल अपोजिट डिटेक्टर्स इन ऑल रिंग्स। करेक्ट? ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका पहले। फाइन। क्रिएटिंग ए पिरामिडल सेंसिटिविटी कर्व along central axis of the scanner, upper left, ये बता दिया। सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्कैनर में इस टाइप का पिरामिडल सेंसिटिविटी कर्व बनाता है। If the number of rings for coincidence is limited from the possible maximum of 15, मतलब possible maximum कितना है, possible maximum कितना है, 15 का है। तो 15 का जो ग्राफ दिया वो अपर लेफ्ट में दिया, तो यदि all 15 यूज कर रहे हैं तो मेरा पिरामिडल सेंसिटिविटी कर्व आएगा। राइट? बोल रहा इफ द नंबर ऑफ रिंग्स फॉर कोइंसिडेंस इज लिमिटेड फ्रॉम 15, मैक्सिमम 15 से, फॉर एग्जाम्पल सोन टू ए रिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ 11, यदि मान लो कि हम 11 ही ले, राइट, द सेंसिटिविटी कर्व फ्लैटन्स। यदि हम 15 के बजाय हम 11 ले तो सेंसिटिविटी कर्व जो होती है वो क्या होती है, फ्लैटन हो जाती है यहाँ पे। एंड ओवरलैप बाय सेवरल रिंग्स, लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर का ओवरलैप देते हैं हम लोग, विल compensate for very low sensitivity of the end rings of the detector। जो end ring की तरफ जो ज्यादा कम सेंसिटिविटी जो हो रही है, इसी के लिए ओवरलैप कर देते हैं बेड, 2 to 3 सेंटीमीटर जो है ओवरलैप करके बेड लेते हैं। समझ गए? यदि मान लो कि 10 सेंटीमीटर का होगा तो नेक्स्ट में जो लास्ट वाला जो 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर जो 10 लिया था, तो यहां से 8 के बाद का जो होगा वो भी लेंगे, मतलब यहां तक, यहां से लेके यहां तक लिया। अब दूसरा ये स्टार्ट करेंगे तो यहां से करेंगे, जैसे वहां की बात देखो, पहले यहां से यहां तक लिया था, अब जब दूसरा स्टार्ट करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? देखो, फर्स्ट बेड में हमने यहां से ये वाला लाइन जो लिया, ऐसे करके लिया ना, ये लाइन दिख रहा है जहां पे मेरा माउस पॉइंट होवर कर रहा है, एक ले लिया। अब दूसरा जब बनाएंगे तो यहां से शुरू करेंगे, पीछे से, समझ गए? तब ये पूरा लेंगे। गॉट इट? ऐसे ओवरलैपिंग बेड लेते हैं। ओवरलैपिंग बेड इसीलिए लेते हैं कि जो एंड पे जो सेंसिटिविटी उसकी कम हो जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए। क्लियर? आगे चलूं? बहुत बढ़िया, वाह। तो यहां पे ना ऑब्लिक व्यू भी लेते हैं, मतलब कि ये सिर्फ इसी लाइन का नहीं होगा, मतलब ये इस एरिया का डिटेक्टर जो होगा, वो यहाँ का जो डिटेक्टर जो होगा वो इसी लाइन वाले डिटेक्टर से नहीं होगा कोइंसिडेंस, इसका ऊपर वाले से भी हो सकता है, इसका इधर से भी हो सकता है, या इसका इससे, ऐसे ऐसे करके भी हम व्यूज ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब आपका एस्पेक्ट में गामा कैमरा रोटेट होता है तो अलग अलग एंगल से जैसे व्यू लेता है, उसी तरह का ऑब्लिक व्यू भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, दीज ऑब्लिक प्रोजेक्शंस प्लेन डेटा आर प्रोसेस्ड बैक इनटू द 2D प्लेन्स। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्लिक जो डेटा होता है इसका अगेन इसी को बैक प्रोजेक्ट करते हैं और 2D प्लेन बना लेते हैं, राइट? और वो 2D प्लेन जो बनाते हैं वो एक मेथड है विच इज कॉल्ड स्लाइस, सिंगल स्लाइस रीबीनिंग मेथड, उसको बोलते हैं। सिंगल स्लाइस में रीबीन कर लेते हैं और इसको फूरियर रीबीनिंग भी करते हैं, बोलते हैं।
इसको रीबीन करना, फूरियर रीबीनिंग एक आता है नोट्स भी लिखने के लिए आप लोगों को, ये है क्या, समझ गए? तो उसमें क्या करते हैं कि चूंकि ऑब्लिक डेटा जो एक्वायर करते हैं उसको रीबीन करते हैं यूजिंग फूरियर रीबीनिंग मेथड्स, एंड देन उसके बाद जब रीबीन कर लेते हैं इस डेटा को 2D में, 3D वाले डेटा को 2D वाले डेटा में रीबीन कर लेते हैं, तब जाके इमेज रिकंस्ट्रक्शन का टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलूं? इतनी बात तो समझ में आ गई जो बोला ना, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम, द डिस्प्ले ऑफ द कंबाइंड पेट सिटी स्टडी शोज रेफरेंस कर्सर और सीटी, लेफ्ट कॉलम में सीटी का इमेज है, यहाँ पे रेफरेंस कर्सर है, इधर भी एक कर्सर दिखाया है, यहाँ पे देख रहे हो ये पेट में, लेफ्ट कॉलम में सीटी का इमेज है एंड पेट इमेज जो है इन द मिडिल है, पेट का जो है मिडिल में इमेज दिखाया है। एट द सेम टाइम इन एडिशन टू ओवरले इमेज, मिडिल राइट में, ये राइट वाले में मिडिल जो है ये ओवरले इमेज है, मतलब सीटी के ऊपर पेट का ओवरलेड है ये दोनों स्लाइस। अच्छा, उसके बाद दिखा रहा है द ट्रांजेक्शियल इमेज आर शोन इन द राइट, ये इमेज जो है वो ट्रांजेक्शियल इमेज है। द एडवांटेज ऑफ द कंबाइंड पेट सिटी इज टू हैव द एक्जैक्ट लोकेशन कोरिलेशन बिटवीन द टू मोडेलिटीज। जो हम लोग कंबाइंड पेट सिटी जो यूज करते हैं वो सेम, जब पेशेंट आप स्कैनिंग करते हो तो सबसे पहले उसका सीटी होता है, मशीन एक ही है, पेशेंट को नहीं मूव करना है आपको, सीटी के बाद आप पेट कर लेते हो। तो इस सिस्टम का फायदा ये है कि यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है इस एग्जाम्पल में, इज टू हैव एक्जैक्ट लोकेशन कोरिलेशन बिटवीन टू मोडालिटीज, दैट इज सीटी और पेट के बीच में, सीटी showing high resolution anatomy and PET demonstrating molecular function of the tissue at that side. Okay? इसका फायदा सबसे बड़ा पेट सिटी का क्या है कि एग्जैक्ट लोकेशन कोरिलेशंस होता है। ओके, कि जहां पे आपका मोलिकुलर इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर टिश्यू, उसी के कोरस्पॉन्डिंग सिटी में आपको एनाटॉमी उसकी मिल जाती है। ये आप कर्सर चेंज करते रहो तो अलग व्यू आ जाता है ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए ये इमेज क्या बोल रहा है, इस इमेज में हमें ए पेशेंट हु रिसीव्ड बेरियम, इसको क्या मिला है, बेरियम बिफोर पेट सिटी स्कैन, इट शोज falsely increased uptake in colon because overcompensation of attenuation corrections due to the barium in that location at the top. Okay? यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये यदि the CT scans जो है, the CT portion of the study demonstrate the location of the barium in the middle. यहां पे ये देख रहे हो ये एरिया जो कोलन में जो है वो बेरियम दिया, तो यहां पे बेरियम आया, राइट? ये बेरियम के चलते यहां पे सबसे ज्यादा एटेन्यूएट हुआ बीम, और उसको जब हमने करेक्ट करने की कोशिश करी तो इस एरिसी के करस्पॉन्डिंग लोकेशंस में ओवर करेक्शंस हुआ, मतलब जो भी काउंट यहाँ कम दिख रहे थे उसको हमने ज्यादा बढ़ा के बताया, तो यहाँ पे यहाँ जो अपटिक जो आ रहा है कोलन में वो ज्यादा आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट। आपका एक आर्टिफैक्ट्स पे भी नोट लिखने के लिए आता है कि किस किस केस में आर्टिफैक्ट्स आ सकता है। ओके, और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो ये एरर जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ये बेरियम के चलते, और ओवर कंपनसेशन हो रहा है, एटेन्यूएशन करेक्शंस हो रहा है, इसके चलते आ रहा है। ठीक है, द नॉन एटेन्यूएशन करेक्टेड इमेज सो नो FDG अपटेक इन द कोलन, और वहीं देखो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जहां पे एटेन्यूएशन करेक्शंस हमने अप्लाई नहीं किया है इमेज में, तो इसी कोलन एरिया में अपटेक नहीं आ रहा है, जबकि जब एटेन्यूएशन करेक्शंस अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, केयरफुल पेशेंट स्क्रीनिंग इज नीडेड टू अवॉइड फॉल्स पॉजिटिव स्टडीज। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें, ये जरूरी है कि आप
स्क्रीनिंग करते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि उसका बेरियम स्टडी तो नहीं हुआ था, कितना दिन पहले हुआ था। यदि मान लो कि वो बेरियम होगा कोलोन में तो वहां पे आर्टिफैक्ट आएगा, समझ गए। और ये आर्टिफैक्ट एक्चुअल में पेशेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये फॉल्स रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये टेक्निक की बात हो गई। देखो 2-3 टेक्निक की हमने बात करी और सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। विथ फिगर हमने करके वो दिखाया आपको, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इमेज जो है, 2 इमेज है। इधर की तरफ जो इमेज है वो फिल्टर बैक प्रोजेक्शन टेक्निक यूज करा है हमने, और यहाँ पे इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज करा है इमेज को रिकॉन करने के लिए। द फिल्टर बैक प्रोजेक्शन रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम लेफ्ट leaves significant streak artifact on the reconstructed slice। पहली चीज, एक चीज तो ये याद रखना है आपको कि ये इस आर्टिफैक्ट को स्ट्रीक आर्टिफैक्ट बोलते हैं। किसको? ये जो ये वाली जो चीज बन के आ जा रही है आपको ऐसे ऐसे स्ट्रिक की तरफ। कई बार पूछ सकते हैं इस आर्टिफैक्ट का नाम क्या है, तो आप क्या नाम बताओगे? स्ट्रिक आर्टिफैक्ट, राइट, पहली चीज। अब बोल रहा है कि फिल्टर बैक प्रोजेक्शन के टेक्निक के केस में ही आता है स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। दूसरा, लीजन कॉन्ट्रास्ट जो है उसका मे लोअर बिकॉज ऑफ ए हाई बैकग्राउंड इन द इमेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लीजन का कॉन्ट्रास्ट, सपोज करो ये वाला आपका लीजन है, ये लीवर में, तो इसका कॉन्ट्रास्ट जो है लो हो गया क्योंकि इस लीजन के सराउंड में ज्यादा काउंट आ गए, और वो बिकॉज ऑफ फिल्टर बैक प्रोजेक्शन के एल्गोरिथम के चलते आ रहा है। ओके, समझ गए? ठीक है, ओके। मोर एडवांस्ड इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम विच इज द राइट वाला जो इमेज है, सच एज ऑर्डर्ड सबसेट एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ओशम इसका नाम है, राइट, ऑर्डर्ड सबसेट एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। What it does, it improves the overall quality of this image of a tumor within the liver। ठीक है, दिख रहा है क्लियर कट? क्या कर रहा है? ओशम जो है, ओशम improves the overall quality of image of a tumor within the liver। देखो लीवर में, देखो यहाँ पे देखोगे तो ये इसका कॉन्ट्रास्ट इसके कंपेरिजन में काफी अच्छा है। और दूसरी चीज, इसमें स्ट्रिक आर्टिफैक्ट भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब है इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस ब्रीफ में क्या है। ओके, इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस में क्या करते हैं ये समझ लीजिए। अब आप लोग, पेशेंट से जो भी डेटा एक्वायर होता है वो हमने ऑलरेडी साइनोग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है इसके पहले वाले स्लाइड में। वो डेटा जो है वो साइनोग्राम के फॉर्म में डेटा एक्वायर होता है। सो दिस डेटा इज ओरिजिनल साइनोग्राम। ठीक है, ये साइनोग्राम बन गया। और साइनोग्राम के बाद ये जो साइनोग्राम का जो डेटा होता है उससे क्या करते हैं हम? एक एस्टिमेटेड साइनोग्राम क्रिएट करते हैं। समझ गए? अब एस्टिमेटेड साइनोग्राम मतलब हम एक आर्टिफिशियल बना सकते हैं। ये तो मेरे पास ओरिजिनल पेशेंट का डेटा था, मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो मेरे पास जो काउंट्स जो आ रहे हैं पेशेंट में वो हर जगह से बराबर ही आ रहे हैं, ऐसा मान के चल सकता हूं कि यूनिफॉर्म है, राइट। एक एजम्पशंस है, हो सकता है मेरा एजम्पशंस गलत हो, तो उस एजम्पशंस को मानते हुए जब मैं साइनोग्राम बनाऊंगा तो मुझे एक साइनोग्राम मिलेगा। समझ गए? तो ये जो है ये एक एस्टिमेटेड साइनोग्राम हम बनाते हैं पहले। समझ गए? स्टार्ट करते हैं वैसे। एस्टिमेटेड साइनोग्राम और ओरिजिनल साइनोग्राम को हम कंपेयर करते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करते हैं, यदि मान लो कि दोनों के कंपैरिजन में यदि कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, समझ गए? मतलब दोनों में, हाँ, मतलब मान लो कि हमको एक्चुअली में मिल गया आंसर मिल गया, मतलब जीरो डिफरेंस है। समझ गए? जीरो डिफरेंस है तो उसी को हम फाइनल इमेज मान लेते हैं। यही जो साइनोग्राम जो मिला था उसी को फाइनल रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हाँ, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लो आपकी
हमको तो नहीं पता है यहाँ फैंटम का इमेज हो और यूनिफॉर्मली फील्ड फैंटम हो, राइट। और यहाँ पे उसका साइनोग्राम ओरिजिनल क्रिएट हुआ है और मैंने भी यही माना था कि यूनिफॉर्म ही फील्ड था, तो उसका साइनोग्राम हो सकता है कि वो मैच कर जाए हमारा, तो हम बोलेंगे कि भाई अब रिकॉन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल इमेज बन जाए। समझ गए? दूसरा, नहीं तो क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन में फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर कंप्यूट डिफरेंस कंप्यूट करते हैं, करेंगे दोनों के बीच में, ये दोनों ओरिजिनल और एस्टिमेटेड के बीच में डिफरेंस पता करते हैं, कंप्यूट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से जो मेरा पहले का जो इमेज जिसको मान के इमेज बनाया था, राइट, समझ गए, एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्शन उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर इमेज को अपने गेस को मॉडिफाई करते हैं। मतलब गेस मतलब जैसे मान लो कि हमको पता चल गया, मैंने यूनिफॉर्म माना था, तो जब माइनस करेंगे तो जहां पे एक्टिविटी ज्यादा थी वहां पे ज्यादा वैल्यू आएगा और जहां इक्वल थी वहां 0 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जहां जहां पे ज्यादा एक्टिविटी आया है वो, समझ गए, अब उसको मान करके हमारा ओरिजिनल वाले में से वहां पे मुझे एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा ना, राइट। तो उस इमेज का ये जो नया एस्टिमेट जो इमेज बना उसका फिर साइनोग्राम हम बनाते हैं, समझ गए। फिर जाकर के इसको कंपेयर करते हैं, राइट। फिर यदि 0 नहीं हुआ तो इधर नहीं जाएंगे, समझ गए। फिर क्या करें, फिर कंप्यूट करेंगे डिफरेंस कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करके देखेंगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या एक मिनिमम डिफरेंस डिसाइड करते हैं कि कम से कम इतना मिनिमम डिफरेंस आएगा तो मैं रुक जाऊंगा, अब आगे नहीं प्रोसेस करूंगा, या नंबर ऑफ इटरेशंस, मैं 10 ही इटरेशन जाऊंगा या 20 इटरेशन तक ही जाऊंगा, चाहे बेशक वो डिफरेंस कम हो या ना हो, समझ गए। तो जब डिफरेंस कम होने लगेगा, मान लो इसमें हर स्टेप्स बाय स्टेप, मान लो कि पहले वाला में जो गेस जो बनाया उसमें डिफरेंस 50 का था काउंट का, और दूसरी बार में 25 का हुआ, तीसरी बार में 10 काउंट का डिफरेंस हुआ, तो हम बोलेंगे कि मेरा एल्गोरिथम जो है कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, अब मुझे करेक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएगा, समझ गए। और उल्टा होने लगे, पहली बार में 10 आया, दूसरे बार में 20 का डिफरेंस, तीसरी में 50 आ रहा है, तीसरी बार में, चौथी बार में 100 आ गया डिफरेंस, तो उसको बोलेंगे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये टर्म्स यूज करते हैं, समझ गए। तब तक इसको इटरेट करते रहते हैं जब तक कि हम मिनिमम डिफरेंस जो हमने डिसाइड किया है उतना तक रीच हो जाता है, तब क्या करते हैं, हम रिकॉन कर लेते हैं। या वो मिनिमम डिफरेंस मान लो रीच नहीं हुआ और पहले ही नंबर ऑफ इटरेशन जितना मैंने सेट किया था कि मैक्सिमम मैं इतने इटरेशन जा सकता हूं, समझ गए, तो उतना चला गया, तभी भी ब्रेक हो जाता है, जैसा भी इमेज बना वैसा करके वो इमेज बना देता है। सो दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इटरेटिव इमेज रिकंस्ट्रक्शन का यही फंडा है। तो कम से कम आप लोगों को यदि आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपको ये बना करके, ये फिगर ऐसा तो बना ही सकते हो, एक रफ, कम से कम फिगर भी नहीं बनाओ तो लिख तो दोगे ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये न्यू एस्टिमेट बनाया, फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस किया, एस्टिमेटेड साइनोग्राम है, यहाँ पे ओरिजिनल साइनोग्राम है, यस हुआ, फाइनल इमेज, ये वाली चीज तो लिख ही सकते हो। एंड देन यू रीड केयरफुली दिस, और ये ही इसका लीजेंड लिख दो, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप अपने से एक्सपेंड कर दो, आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ओके, समझ गए? कर पाओगे? इज इट ओके? आगे चलूं? बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, ये फिगर क्या बोल रहा है, यूजिंग द फंडामेंटल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, एक एल्गोरिथम है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, जिससे यही इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस करते हैं, समझ गए। इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस में और इसके बाद ओसम आता है, इसी का मॉडिफिकेशन, एमएलईएम का ही मॉडिफिकेशन जो है वो ओसम है, उसका हायर वर्जन है, समझ गए। हाँ,
तो यहाँ पे देखो MLEM का जो है which requires several dozen iterations to obtain a high resolution image। जब भी आप MLEM से करोगे तो कई डजन इटरेशंस चाहिए होता है, राइट? 12, 24, लाइक 30, वो डजन्स के रूप में उसने कंपेयर कर दिया, एक ग्रुप बना लिया। सोन आर एक्सियल, सजाइटल, कोरोनल इमेज, ये तीनों इमेज दिखा दिया, राइट? अब देखो यहाँ पे फ्रॉम 1, 2, 4 एंड 8 इटरेशंस, पहला इटरेशन किया तो कैसा इमेज आया देख लो। दूसरा इटरेशन MLEM क्या कहता, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, देख रहे हो? तीसरे इटरेशन में, चौथे इटरेशन में और थोड़ा इंप्रूव हुआ, 8वें में और थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो क्या हो रहा है MLEM में जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इमेज क्वालिटी जो है वो बेहतर हो रही है। हाई रेजोल्यूशन के जो बोल रहे हो तुम, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल पा रहा है, इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो रही है बेसिकली। दूसरा देखो यहाँ पे क्या, यूजिंग ऑर्डर्ड सबसेट एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, ओशम यूज करा। तो ओशम जब यूज करा तो नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है और नंबर ऑफ इटरेशन होता है, दो वेरिएबल होते हैं ओशम में। तो यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स कर दिया, एक ही इटरेशन यूज करा, लेकिन सबसेट अलग अलग रखा है। तो पहला एक सबसेट एक इटरेशन लिया, ऐसा इमेज आया रिकॉन होने के बाद। दूसरे वाले केस में एक इटरेशन लेकिन 4 सबसेट लिया, देखो इमेज क्वालिटी तो उससे बेहतर हुई। थर्ड में 8 सबसेट लिया लेकिन एक ही इटरेशन लिया, इमेज क्वालिटी और बेहतर हुई। और 14th सबसेट लिया और एक ही इटरेशन लेगा, इमेज देखो क्वालिटी कितनी शार्प हो गई। देखो रेट ऑफ, देखो कन्वर्जन, देखो रेट, देखो इससे इसका कंपेयर करो, इससे इससे कंपेयर करो, इसके क्या, ये पेस्टिप पर जल्दी जल्दी इंप्रूव हो रहा है, क्वालिटी जो है वेरी फास्ट इंप्रूव हो रही है यहाँ पे, करेक्ट? और पहले वाले में उतनी फास्ट नहीं थी, समझ गए? देखो दोनों को कंपेयर करते हैं, आप देखो यहाँ पे कंपेयर करके देखो, सेम चीज यहाँ पे MLEM है और वहीं जो पहले वाला स्लाइड पे हमने दिखाया था यहाँ पे ओशम से है। तो ओशम में देखो कितना फास्ट इंप्रूव हो रहा है, और वो उस रेट में थोड़ा ना इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओशम एंड MLEM। MLEM में ज्यादा इटरेशंस लगता है, ज्यादा टाइम भी लगता है, ओशम में टाइम भी कम लगता है, बड़ी फास्ट कन्वर्जेंस है, इमेज क्वालिटी भी बेहतर होती है, ठीक है? फिल्टर बैक प्रोजेक्शन टेक्निक में आपने देखा स्ट्रिक आर्टिफैक्ट आ रहा था, लो रेजोल्यूशन इमेज हो रहे थे, उतना शार्प नहीं रहा था, हाँ वही लीजन कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा था। इटरेटिव में रीजन कंट्रास्ट बढ़ रहे थे। और भी डिफरेंस है कि फिल्टर बैक प्रोजेक्शन टेक्निक्स में बहुत सारे करेक्शंस अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं है ड्यूरिंग रिकॉन फिल्टर बैक प्रोजेक्शन, लेकिन इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में सारे करेक्शंस आप अप्लाई, रैंडम भी कर सकते हो, स्कैटर भी कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, पार्शियल वॉल्यूम करेक्शंस कर सकते हो, बहुत सारे करेक्शंस जो है, डिटेक्टर की मॉडलिंग कर सकते हो, वो पॉसिबल है इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में। इसीलिए इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि सारे करेक्शंस, क्योंकि आपने देखा कि एटेन्यूएशन करेक्शंस भी अप्लाई करना जरूरी है। हमने तो एक ही एग्जांपल दिखाया कि बेरियम के केस में ओवर करेक्शंस हो रहा है तो आर्टिफैक्ट्स आ रहा है, हम आगे ये भी दिखाएंगे कि एटेन्यूएशन करेक्शंस क्यों जरूरी है। ओके, तो ये सारे करेक्शंस जरूरी है विच इज पॉसिबल इन इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शंस, इसलिए इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ओसम को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज इट इज बेटर देन MLEM, फास्टर कन्वर्जन है, कम टाइम में हो जा रहा है। सही है, आगे चलूं? वेरी नाइस। यहां पे देखिए द पेयर ऑफ इनहेलेशन फोटोन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पे नीड क्रिएट होगा एटेन्यूएशन करेक्शंस का। ओके, द पेयर ऑफ इनहेलेशन फोटोन मस्ट transverse the entire width of the body as shown by arrow on this transmission scan। पहले बोले ये ट्रांसमिशन स्कैन है,
और ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट यदि इनहेलेशन पॉइंट है, यहाँ पे इनहेलेट हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि इसको जैसे एरो हमने बनाया, उस एरो पे यहाँ का फोटोन जो निकला वो पूरा का पूरा ये प्लेस ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसको इस लाइन पे ये पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट इसको चलना पड़ेगा, राइट। That's what it says. See, the pair of inhalation photon must traverse the entire width of the body, as shown by arrow on the transmission scan. So this is important. क्या? Inhalation photon must traverse entire width of the body. समझ गए? दूसरा, although the photons are of high energy, फोटोन्स हाई एनर्जी के हैं, ऐसे आपको दिमाग में लगेगा कि तो हाई एनर्जी का है, आराम से पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, तो कोई लॉस नहीं हो रहा। बट ऑल्दो द फोटोन्स आर ऑफ हाई एनर्जी, द एटेन्यूएशन अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द बॉडी इज सिग्निफिकेंट। जब ये यहां से यहां तक जब ट्रेवर्स करता है, तो इस ट्रेवर्सिंग में जो इसकी एनर्जी जो एटेन्यूएट होती है वो सिग्निफिकेंट होती है फिर भी। ओके, You got it? मतलब जितने फोटोन यहां से निकलेंगे वो सारे के सारे इधर की तरफ नहीं पहुंचेंगे। Yes, that's what it means to. तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो एटेन्यूएट हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टिश्यूज। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टिश्यूज अलोंग दिस पाथ। क्योंकि इस पाथ पे जब वो ट्रेवर्स करता है तो उसको क्या क्या चीज मिलती है? मसल्स मिलता है, फैट मिलता है, लंग के टिश्यू मिलेंगे, बोन का टिश्यू मिलेगा, एंड द इमेजिंग टेबल भी बीच में आ सकता है। समझ गए? तब जाके वो डिटेक्टर की तरफ पहुंच रहा है। समझ गए? तो इसलिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो है वो एटेन्यूएट हो जाता है, राइट। ए मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन एटेन्यूएशन मस्ट बी ऑब्टेन। इसलिए जरूरी है कि कितना रेडिएशन एटेन्यूएट हुआ वो मेजरमेंट होना चाहिए, तब जाके हम एक्चुअली क्वांटिफाई कर पाएंगे कि यहां से कितने फोटोन्स इमिट हो रहे थे। यदि वो एटेन्यूएशन नहीं क्वांटिफाई करेंगे, उसके लिए करेक्शंस नहीं करेंगे, तो हम एक्चुअली कितने फोटोन यहाँ पे थे वो हम नहीं बता पाएंगे। इज इट ओके? क्लियर हो गया कि एटेन्यूएशन क्यों जरूरी है? और देखो यही डायग्राम जो देख रहे हो ना तुम, डायग्राम बनाना और ये दो लाइन, आप ये बात इतना ही कन्विंस कर देगा एग्जामिनर को कि इसको समझ है। पूछेगा कि क्यों एटेन्यूएशन जरूरी है, यही चीज काम आएगा। यू गॉट इट? आगे चलो। A transmission image is obtained by acquiring data from a rotating transmission rod source of a long-lived positron emitting radionuclides, usually germanium 68। अब ये देखो, ये जो है ना, ये पहले जब पेट स्कैनर होते थे तो उस समय पे ऐसे ही रोटेटिंग सोर्स होता था जर्मेनियम 68 का, जो रोटेट करते थे एटेन्यूएशन करेक्शन अप्लाई करने के लिए। आज के तारीख में हम लोग उसकी जगह सीटी यूज करने लगे। ओके, द ट्रांसमिशन डेटा मे बी एक्वायर्ड। उस समय पे जब जर्मेनियम से जो एक्वायर करते थे तो उसको पहले भी एक्वायर कर सकते थे, बिफोर, आफ्टर और इंटरलीव्ड इन द इमिशन पेट स्कैन। मतलब दोनों ही तरीके से कर सकते थे। द लो रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन स्कैन, वो तो बोल रहा है ठीक है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन सीटी स्कैन्स ऑन दिस पेट सीटी स्कैनर। अभी के जो करंट पेट सीटी स्कैनर जो आ रहे हैं वो वहां पे क्या है, हम लोग उसकी जगह पे सीटी यूज कर लेते हैं, और पहले क्या यूज करते थे? रोटेटिंग जर्मेनियम 68 सोर्स। ये है आप का, यहां पे तो दिख नहीं रहा, विदाउट एंड विथ एटेन्यूएशन करेक्शंस की बात। विदाउट एटेन्यूएशन करेक्शन इमेज जो है वो ये है, ठीक है।
ये वाला सीरीज का, और ये जो है वो उसका सीटी का इमेज है, और ये इमेज नीचे वाला जो है वो एटेन्यूएशन करेक्शंस अप्लाइड है। देखो इमेज क्वालिटी में डिफरेंस जब एटेन्यूएशन करेक्शंस अप्लाई करते हैं तो यू कैन सी दैट। ओके, इंप्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। यस, बस आज इतना ही रुकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। शायद हमने थैंक यू लगाया था ना इसमें कहीं, हाँ लगाया तो था, ठीक है आगे देख ही लेते हैं। इमेज शोइंग विदाउट एटेन्यूएशन करेक्शंस, यही ट्रांजैक्शनल ये दिखाया, ये बी सी मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन ये है, और बी जो है एटेन्यूएशन करेक्शंस है। अगेन 2 lesions have been missed without attenuation correction to be seen easily। देखो ये विदाउट, ये तो विदाउट एटेन्यूएशन करेक्शंस का इमेज है और विथ एटेन्यूएशन करेक्शंस का इमेज है। यहाँ पे देखो इसके कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो चीजें, ये इसके लीजन्स देख रहे हो, ये दोनों तो मिस ही हो जाते, ये दोनों नहीं पता चलते। ये देखो ये और ये देखो पकड़ेंगे, ये देखो ये और ये और ये, ठीक है। तो एटेन्यूएशन करेक्शंस का फायदा विजुअल इंटरप्रिटेशन के टाइम पे भी है और क्वांटिफाई करने में तो है ही। सो थैंक यू, अब जाके थैंक यू हुआ, हाँ ओके। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को? ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कुछ पूछना है? बिल्कुल नहीं, ओके बाय।